एक पेड़ मां के नाम अभियान से जोड़ेंगे सीएम धामी। देहरादून में वृक्षारोपण कार्यक्रम में होंगे शामिल। लोगों से पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए करेंगे अपील। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी अगले 24 घंटे सतर्क रहने की चेतावनी। देहरादून, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भारी बारिश का येलो अलर्ट। गुरु पूर्णिमा आज। भक्तों ने हरिद्वार में गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए किए पुख्ता इंतजाम। जोशीमठ क्षेत्र में देर से हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में मलबा और पत्थर आने के कारण अवरुद्ध। आवाजाही सुचारू करने का कार्य प्रगति पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान से सीएम पुष्कर सिंह धामी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि देहरादून में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। लोगों से पर्यावरण को संरक्षित करने की अपील करेंगे। आपको बता दें, वृक्षारोपण कार्यक्रम में कई फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया जाएगा। सीएम धामी लोगों से भी अधिक से अधिक वृक्षारोपण की अपील करेंगे। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ देहरादून से विनय सूद हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। विनय, पीएम मोदी द्वारा ये एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत कई राज्यों के लोग इससे जुड़े और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इससे जुड़ने जा रहे हैं। देहरादून में वृक्षारोपण कार्यक्रम में आज वे शामिल होने वाले हैं। जी पायल, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरीके से एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है, तो उसी को लेकर के अब जो उत्तराखंड राज्य है, राज्य के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो भी इस अभियान से जुड़ने जा रहे हैं। और आज एक जो बड़ा कार्यक्रम है वो इस दौरान आयोजित किया गया है देहरादून के कैनाल रोड पर, जहां एक पेड़ मां के नाम का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11:15 बजे करीब जो है शिरकत करेंगे। और इस दौरान कई फलदार पेड़ जो हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो किस तरीके से यहाँ पर जो युवा हैं, जो उत्तराखंड वासी हैं, उनको यहाँ पर एक बड़ा संदेश भी इस दौरान देंगे और अपील भी जो है इस दौरान करेंगे कि जितने भी उत्तराखंड वासी हैं वो सभी जो है अपने अपने घरों में, अपने अपने क्षेत्रों में जो है पेड़ लगाए और इस अभियान में शामिल हो। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो फलदार पेड़ हैं, छायादार जो पेड़ हैं, उनको लगाने का जो अभियान है वो इस दौरान उत्तराखंड में भी शुरू हो चुका है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है अब से कुछ ही देर में जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और इस अभियान में शामिल होंगे। जी बिल्कुल विनय, तो कौन कौन से पौधे इस दौरान लगाए जाएंगे? और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये वृक्षारोपण जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी एक अहम कदम माना जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड पर्यटक नगरी के नाम से भी जो है जाना जाता है, तो ऐसे में जब यहाँ पर ये पेड़ लगाने का जो अभियान है वो जिस तरह से चल रहा है, तो ऐसे में जो बड़े यहाँ पर जो पेड़ लगाए जाएंगे वो फलदार पेड़ होंगे। इसमें आम लीची की अगर बात करें, ये सभी जो है अन्य जो प्रजाति के जो पेड़ हैं वो भी इस दौरान लगाए जाएंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी जिस तरह से इस मुहिम में जुड़ रहे हैं और उत्तराखंड वासियों से भी इस दौरान वो अपील करेंगे कि सभी लोग जो हैं वो इस योजना में जो है शामिल हो और अपने अपने घरों के आंगन में एक पेड़ जरूर लगाएं। जी तो बिल्कुल, तो आज उत्तराखंड के सीएम भी आज वृक्षारोपण कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव के नतीजों ने सत्तारूढ़ भाजपा को बड़ा झटका दिया है और इस चुनाव का शोर अभी थमा भी नहीं था कि इसी बीच अब केदारनाथ उपचुनाव की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। पक्ष विपक्ष केदारनाथ को लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं और इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। देखने को मिल रही है। दरअसल केदारनाथ उत्तराखंड के उपचुनाव में दिलचस्प नतीजों के बाद सियासी गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल केदारनाथ से भाजपा विधायक शीला रानी रावत का 9 जुलाई को निधन हो गया, जिससे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि तभी से केदारनाथ से जुड़े मुद्दे चर्चा में बने हुए हैं।
पहले विपक्ष ने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम को लेकर सवाल करे और अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालने जा रही है, जिससे बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पलटवार कर आरोप लगाया है कि कांग्रेस को राजनीति करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, इसीलिए वो केदारनाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास में किसी भी प्रकार से उनको राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए है और इसलिए उनको इसमें राजनीति करने, आप जानते हैं कि केदारनाथ में अभी विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे को लेकर के, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के उस एजेंडे के तहत में ये सारी चीजें कर रही है। और जबकि जिन लोगों ने वो ट्रस्ट बनाया था, उन ट्रस्ट के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा घोषणा भी की है कि वो अब इस नाम से ट्रस्ट इत्यादि नहीं वो करेंगे और न इस नाम से मंदिर बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है ताकि चुनावों तक वो मुद्दा जिंदा रहे और उनकी राजनीति चलती रहे। बीकेटीसी अध्यक्ष के आरोपों के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो जैसा होता है उसे वैसा ही दूसरा दिखाई देता है। महारा ने कहा कि हम चुनाव की बात तो कर ही नहीं रहे। केदारनाथ के विधायक का देहांत हुआ उस दिन आप शीला लेकर यहाँ से चले गए। वहीं जिस दिन 5 जवान शहीद हुए, उनकी अंत्येष्टि हो रही थी, उस दिन मुख्यमंत्री दिल्ली में शिलान्यास कर रहे थे। इसका उत्तर उन्हें देना चाहिए। हम तो विपक्ष के लोग हैं, जो चीज गलत होगी उसे रोकने की कोशिश करेंगे। जो जैसा होता है उसको दूसरा भी वैसे ही दिखाई देता है। हम केदारनाथ के चुनाव की बात तो कर ही नहीं रहे। आपको सोचना चाहिए था कि जिस दिन केदारनाथ की सम्मानित विधायक का देहांत हुआ, उस दिन आप यहाँ से शिला लेके चले गए दिल्ली के मंदिर के शिलान्यास के लिए। जिस दिन 8 गढ़वाल के 5 जवान शहीद हुए थे और उनकी अंत्येष्टि इस उत्तराखंड में हो रही थी, इस देवभूमि में, उस दिन आप वहाँ शिलान्यास कर रहे थे। तो उत्तर आपको देना है, हमको नहीं देना है। हम विपक्ष के लोग हैं, जो चीज गलत होगी उसको रोकने की कोशिश करेंगे, गलत की ओर इशारा करेंगे और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। करण मेहरा ने जाकर केदारनाथ में चुनाव नहीं लड़ना है। करण मेहरा इस यात्रा को लीड कर रहा है। मेरा आह्वान है, मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं, मैं आप सबको भी कर रहा हूं और मैं अगर वोट मांग रहा हूं केदारनाथ में इस यात्रा में तो ये माना जाए। लेकिन यात्रा के बाद, हाँ, हम पॉलिटिकल लोग हैं, यात्रा समाप्त होने के 10 दिन 15 दिन बाद मैं वहां पर्यवेक्षक भी बनाऊंगा, वहां जाके मीटिंग्स भी करूंगा, लोगों के बीच में भी जाऊंगा, हमारा काम है। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने भी भाजपा द्वारा लगाए जा रहे इस आरोप पर पलटवार किया। गणेश कोदियाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर ये कहा जा रहा है विपक्ष केदारनाथ चुनाव के लिए मुद्दा बना रहा है, तो हम भी कह सकते हैं कि एक तरफ केदारनाथ विधायक का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन नहीं हुआ था, दूसरी ओर मुख्यमंत्री दिल्ली में केदारनाथ धाम की स्थापना कर रहे थे, तो क्या ये भी उनका चुनाव जीतने का प्रयास था? अगर विपक्ष ये कहता है कि केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं इसीलिए इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो हम भी तो ये कह सकते हैं कि एक तरफ केदारनाथ की विधायक का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन नहीं हुआ था और ठीक उसी समय मुख्यमंत्री दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की स्थापना कर रहे थे, तो ये भी क्या उनका उस चुनाव को जीतने के लिए प्रयास था? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री ने वहां की विधायक का शरीर जब तक पंचतत्व में विलीन नहीं हुआ और इतनी भी हमदर्दी उन्हें नहीं हुई कि वो उस विधायक की आत्मा की शांति के लिए पहले प्रार्थना करें तब ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हुए, उससे पहले वहाँ पहुँच गए शिलान्यास में? तो प्रश्न उठाने के लिए बहुत आसान है, उनका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। केदारनाथ से जुड़े हुए मुद्दे उठाने में सत्ता पक्ष को उपचुनाव की तैयारी लग रही है। हालांकि कांग्रेस इस बात से साफ इनकार करती हुई नजर आ रही है। सवाल ये है कि ये राजनीति है या फिर सच में विपक्ष चिंतित है। देहरादून से ND24 संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से मसूरी को जोड़ने वाले रास्ते पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिस वजह से पावर हाउस को जाने वाला रास्ता बंद हो गया। हालांकि इसके बाद निर्माण विभाग ने JCB मशीन लगाकर मार्ग को खुलवाया, लेकिन रास्ते पर केवल छोटे वाहनों को ही जाने दिया जा रहा था। मसूरी को जोड़ने वाले एकमात्र मार्ग के बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस जगह पर एक मार्गीय यातायात की व्यवस्था की गई है। भूमि कटा हुआ है काफी और सड़क संकरी हो गई है, जिसपे पीडब्ल्यूडी ने लगातार जो है कार्य उस पे, जो उससे पहले जो प्रोटेक्शन पॉइंट था वहाँ कार्य कर रहे थे और जहाँ से भूमि कटा हुआ है वहाँ पर वो गैबिन लगाकर तुरंत उन्होंने कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। क्योंकि सड़क मार्ग संकरा है और वाटर जोन जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर सेचुरेटेड है मिट्टी काफी, तो उस पर अधिक दबाव ना पड़े, इसलिए जो भारी वाहन है उनको एज ए वैकल्पिक व्यवस्था डाइवर्ट किया गया है। मसूरी आने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है उनको, पर वो जो अल्टरनेट रूट है वो अल्टरनेट रूट
रिकॉली की माड़ी वाला रूट लेकर मसूरी आ सकते हैं, ताकि गुलोगी वाला रास्ते को बाईपास किया जा सके। देहरादून में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने बयान दिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं तीरथ सिंह रावत के बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कार्य समिति में 1300 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए थे और हर कार्यकर्ता को बोलने का मौका नहीं मिल सकता था। इसके लिए सुझाव पेटिका लगाई गई थी, जिससे सुझाव हमारे पास पहुंच चुके हैं और हमने कमेटी का गठन भी कर दिया है। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि तीरथ सिंह रावत भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी निश्चित रूप से उनके विचारों पर मंथन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जीतो चाहे हारो, हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। हम सब लगभग 1300 से ज्यादा कार्यकर्ता थे, सबके भाषण कराए, सबके विषय वहां पर आ नहीं सकते थे। हमने एक पेटिका भी रखी थी, उस पेटिका में भी बहुत से लोगों ने अपने सुझाव दिए। जो पेटिका के सारे सुझाव मुझको प्राप्त हो गए। हमने एक कमेटी बनाई, इस कमेटी में सुझाव के द्वारा जो क्रियान्वयन के पक्ष होंगे, जो पार्टी में विषयों को क्रियान्वित करने हैं, उसको हम जोड़ेंगे। तीरथ जी का भी जो विषय था वो भी एक विषय के नाते के विषय के रूप में हम उसको लेते हैं। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। अंततः निर्णय जो होते हैं वो उसी जब व्यक्ति के मन से विषय निकल कर आते हैं, उस पर पार्टी विचार करती है। और हमारे तो सभी सांसदों ने बोला है, 5 सांसदों ने बोला, दोनों हमारे सभी पूर्व मुख्यमंत्री ने बोला है, हमारे उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों ने बोला है। तो बैठक इसलिए होती है कि कार्यकर्ता अपने मन की बात को बोले, फिर उसमें से जो निचोड़ निकलता है उससे ही कार्यक्रम हम अपने कार्यक्रमों की रचना को तैयार करते हैं। उत्तरकाशी जनपद के नगरपालिका बड़कोट में नगरवासी भीषण पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसके लिए गांव वालों ने भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना देने का फैसला किया है, जो कि 44वें दिन भी जारी है। बता दें कि प्रदर्शन में नगर की महिलाओं और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया और धरना स्थल पर भजन कीर्तन हुए। पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग की, वहीं न मांगने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। गहरी नींद में सो रही है सरकार। गहरी नींद के साथ साथ जो जवाबदारियां, जो कर्तव्य, जो फर्ज एक मुख्यमंत्री का होता है, मुख्यमंत्री भी आपने देखा होगा, परसों मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बड़कोट की पेयजल योजना की व्यवस्था बाबाई देखेंगे। तो जब सब कुछ बाबाई ने देखना है तो पद पे बैठ करके इन लोगों का क्या काम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के दौरान लगने वाली ठेली फड़ वालों के लिए रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही अपना नाम लिखने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस कांवड़ को लेकर धर्म की राजनीति करना चाह रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा लिया गया फैसला सराहनीय है। कांग्रेस के पास इस वक्त कहने के लिए और करने के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि उनको हर बात में कोई ना कोई मुद्दा नजर आता है। धर्म की आड़ में भी वो मुद्दे ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो पुष्कर सिंह धामी जी ने जो निर्णय लिया है कि तमाम हमारे दुकानदार जो ठेली फड़ वाले होंगे अपने ठेली के ऊपर अपना नाम लगाने का काम करेंगे, और जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं से किया है उसको लिखने का काम करेंगे, तो इसमें गलत क्या है। कम से कम यहाँ पर जो हुड़दंगी, जो दंगा करते थे, वो उन लोगों से तो बचेंगे। जो हमारा यात्री यहाँ पर पहुंच रहा है, जो कावड़ लेकर के पहुंच रहा है, कम से कम उसको सुरक्षा और सुविधा देने का काम जो सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि वो बेहतर काम है। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जो निर्णय लिया है उसके ऊपर अगर कांग्रेस अपनी धर्म की राजनीति करना चाहती है तो मुझे लगता है इससे बड़ा निंदनीय काम कोई नहीं होगा, क्योंकि साल भर में ये हमारे सावन के महीने में ये कावड़ चलती है, और कावड़ियों की सुरक्षा के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए अगर सरकार कोई ना कोई ऐसे निर्णय लेती है, अगर उसमें भी वो अपनी राजनीति ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही गलत है। गत 7 और 8 जुलाई को खटीमा क्षेत्र में आई बाढ़ आपदा राहत राशि नहीं मिलने से खटीमा क्षेत्र के ग्रामीणों ने तहसील परिसर में उप जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया, जहां इतने दिन बीते जाने के बाद भी आपदा प्रभावित लोगों को आपदा राशि प्रशासन द्वारा आवंटित नहीं होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वहीं कुछ अपात्र लोगों को भी संबंधित अधिकारी द्वारा चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि उनके द्वारा लगभग 14,000 परिवारों को 5,000 की धनराशि आवंटित कर दी गई है और कुछ अपात्र लोगों के द्वारा चेक लिया गया था। इनमें से कुछ लोगों ने चेक वापस कर दिए हैं। अभी पटवारी द्वारा सर्वे कराया जा रहा है।
14,000 लोगों को अहेतुक सहायता जो 5,000 की धनराशि वो वितरित की जा चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं, जो भी इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उनको ये अहेतुक सहायता तुरंत से तुरंत पहुँचा जाए। लेकिन कुछ पात्र व्यक्ति छूट भी गए हैं और कुछ अपात्र व्यक्तियों द्वारा डबल चेक भी लिए गए। हमारे द्वारा एक नोटिस दिया गया, उस नोटिस के क्रम में कुछ चेक 14 के लगभग अभी हमें वापस भी मिल गए, जो कि जिन लोगों ने डुप्लीकेट चेक ले लिए गए। और जो पात्र व्यक्ति छूट गए हैं उनका हम सर्वे कर रहे हैं। उस सर्वे के बाद हम 2 दिन हमारा और सर्वे चलेगा। पात्र व्यक्ति छूट गए हैं उनको हम चेक वितरण का कार्य शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नीति आयोग और मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में हम राज्य से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। हमारी 1.25 करोड़ जनसंख्या भले हो, लेकिन पर्यटन और तीर्थ यात्रा को मिलाकर 8 करोड़ से अधिक लोग आते हैं। लिहाजा हम जैसे राज्यों के लिए विकास के मॉडल का फॉर्मूला अलग होना चाहिए, बजट भी अलग हो, पूरे देश के लिए केवल एक ही योजना ना बने। हमारी कुछ नदियां पहले सदा नीरा थी, लेकिन आज सूख गई है। हम उन्हें एक दूसरे से जोड़ने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में हमको हर साल होता है 2 बार, साल में 2 बार। तो राज्य से जुड़े हुए जो मुद्दे हमारे हैं उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हिमालयन राज्यों की बात करेंगे। एक हमारा मॉडल उत्तराखंड का है, उस पर हम लगातार बात करते हैं। और दूसरा, हमारे राज्य की जो जनसंख्या है 1,25,00,000, हमको बहुत सारी योजनाएं उस आधार पर केंद्र से आवंटित होती है, नीति आयोग हो या भारत सरकार हो। तो हम ये निवेदन जरूर करेंगे कि हम भले ही हमारी जनसंख्या 1,25,00,000 है, लेकिन हमको हर साल यहाँ आने वाले, चार धाम में आने वाले यात्री, कांवड़ यात्रा में आने वाले यात्री, पूरे साल भर पर्यटक आने वाले हैं, आते हैं, और ये सब मिला के 8 करोड़ से भी अधिक होते हैं। तो हमको जितनी संख्या हमारी है उससे कई गुना ज़्यादा लोगों के तमाम प्रकार की अवस्थापनाओं का इंतजाम करना पड़ता है, उनके लिए सब व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। इतना ज़्यादा फुटफॉल है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो लगातार पहले 12 महीने उसमें पानी होता था, धीरे धीरे सूख रही है। तो उन नदियों को, एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ने का भी जो है हम काम करने वाले हैं। अन्य भी, चूँकि हमारा अभी सभी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उसमें से चूँकि मैं भी अभी बैठक करूँगा, उस बैठक में जो चीज़ें आएंगी उसको सब नीति आयोग के समक्ष रखा जाएगा। राजधानी देहरादून के सिनेमा में रिलीज हुई असगार फिल्म ने अपने पहले ही शो में धमाल मचाना शुरू कर दिया है। गढ़वाली पटकथा पर आधारित असगार फिल्म ने उत्तराखंड की खूबसूरती को समेटे हुए अंधविश्वास और विश्वास नहीं करने का संदेश दिया। तो वहीं फिल्म हीरो के पिता के.एस. चौहान ने जहां एक और फिल्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार की जमकर सराहना की, तो वहीं फिल्म के हीरो हीरोइन ने भी फिल्म की शूटिंग के अपने अनुभवों को साझा करते हुए फिल्म की थीम को बेहतर करार दिया। पिक्चर बहुत ज्यादा सुंदर थी, अच्छी। मैं फर्स्ट गढ़वाली फिल्म और बहुत सरल थी, अच्छे से समझ में आ रही थी, और जो दिखाया गया है वो इतना सत्य है, और इन लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स जो बाहर में एग्जैक्टली होती हैं वो उन्होंने दिखाई है। पूरा उन्होंने गढ़वाल का दिखाया, जो छोटी चीज है, कुछ भी आर्टिफिशियलिटी नहीं थी, और संगीत से लेके एक एक किरदार ने बहुत खूब निभाया। वी विश ऑल द सक्सेस टू द मूवी एंड कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। इट वाज अ ब्यूटीफुल मूवी। इस फिल्म का नाम असगार है और ये सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर है, और ये एक उत्तराखंडी फिल्म है, और ये उत्तराखंड सिनेमा के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि आजकल जितनी भी जो फिल्म्स जो बन रही है, उत्तराखंडी फिल्में बन रही है, उनका लेवल बहुत ही ऊपर जा चुका है, और वो आप ये वाली फिल्म देख के आपको पता चल जाएगा। नहीं, अच्छी है, फिल्म में बन रही है, उसमें प्रेम के फिल्में भी बन रही हैं, सब्जेक्ट उनके, और ये अब सस्पेंस की फिल्में भी बनने लग गई हैं। ये फिल्म भी विश्वास और अंधविश्वास के बीच झूलती हुई कहानी है, तो लोगों को पसंद आ रही है, आई है, जैसा कि हॉल में देखने से पता लग रहा है। अलग एक सब्जेक्ट आ रहा है गढ़वाल कुमाऊं के रिफ्ट पर, क्योंकि कोई मना भी करे, लेकिन गढ़वाली कुमाऊनी समाज में कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के प्रति रिफ्ट जो है, उस पर गढ़ कुमाऊं नाम से एक अलग तरह की फिल्म आ रही है, जिसमें गढ़वाली भाषा भी है और कुमाऊनी भाषा भी है।
सेम फिल्म में, मतलब गढ़वाली परिवार में गढ़वाली बोली जा रही है, कुमाऊनी परिवार में कुमाऊनी बोली जा रही है एक ही फिल्म में। तो एक गढ़ कुमाऊं नाम से एक बहुत अलग फिल्म आ रही है। ये थ्रिलर मूवी है, मैंने पूरी मूवी देखी है और इसमें भी एक अंधविश्वास जैसे होता है किसी चीज को, उस अंधविश्वास को दिखाया गया कि अंधविश्वास पे आपको विश्वास नहीं करना चाहिए और एक पलायन का जो दर्द है उसको भी इसमें उखेरा गया है। तो निश्चित रूप से भी ये मूवी आप लोग देखेंगे तो बहुत ही कमाल की मूवी है। हाल ही में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव संपन्न हुए हैं, जिसको लेकर हरक सिंह रावत ने कहा कि हम 2 कारणों से लोकसभा चुनाव हारे हैं। पहला कारण है कि चुनाव पहले चरण में हुआ, वहीं अगर चुनाव तीसरे चरण में होता तो हम चुनाव जीत जाते, और दूसरा यह कि अगर हमारे सीनियर नेता चुनाव लड़ते तो नतीजा कुछ और होता, तब हम लोकसभा में 2 या 3 सीट जरूर जीतते। बता दें कि हरक सिंह रावत ने आगे कहा कि हम मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव जीते, अगर हम लोकसभा में भी इसी तरह कार्य करते तो हम लोकसभा चुनाव भी जीतते। वहीं हमें मंथन करने की आवश्यकता है। कारण सबसे बड़े जो चुनाव हमारे, आप सोचो ना, लोकसभा चुनाव के बाद बद्रीनाथ उपचुनाव हुआ, मंगलौर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव तो किसी भी सरकार में रहते हुए जीतना बहुत मुश्किल होता है। पूरी प्रदेश सरकार ने ताकत लगाई, पूरे गुंडागिर्दी की, धन बल साम दाम सब कुछ अपनाया, फिर भी हम जीते ना। तो कांग्रेस ने ईमानदारी के साथ बद्रीनाथ का चुनाव लड़ा, मंगलौर का चुनाव लड़ा, हम जीते कि नहीं जीते? तो हम लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते थे। यहाँ लोग कांग्रेस के ज्यादा पसंद करते हैं उत्तराखंड में। अगर आज कांग्रेस हार रही है, भाजपा जीत रही है, तो भाजपा नहीं जीत रही है, कांग्रेस हार रही है। हमें अपनी कमियां को देखना चाहिए। हमें कमियां है, हम जैसे हमने बद्रीनाथ में मेहनत करी ऐसी मेहनत लोकसभा में करें, हम ऐसे ही अगर एकजुट होकर हम चुनाव लड़े, कांग्रेस हर चुनाव जीत सकती है। बीते कुछ समय से देहरादून पुलिस सत्यापन की कार्रवाई कर रही है। वहीं सत्यापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब रेडी ठेला वालों को भी सत्यापन किया जाएगा। सिटी एसपी प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि बाहर से आए लोग जो ठेला और रेडी का काम करते हैं उनका सत्यापन किया जाएगा, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि बाहर से आने वाले लोग अपराध करके फिर बाहर चले जाते हैं, इसलिए यह सत्यापन आवश्यक है। साथ ही सत्यापन होने से व्यक्ति की पुरानी हिस्ट्री भी सामने आ जाएगी। दून पुलिस के द्वारा जो है हमारे विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो ये रेहड़ी वाले हैं और ठेली वाले हैं, तो लगातार इनका भी, और इसके अलावा जो भी हमारी ऐसी बस्तियां हैं कि जहां से बाहर से लोग आके जो बस गए हैं, या ऐसे व्यक्ति जो कि यहाँ पे बाहर से आके बसे हैं और कोई अपनी जो है कामकाज यहाँ पे कर रहे हैं, तो लगातार उनका जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और देखिए, वेरिफिकेशन का उद्देश्य हमारा यही है कि ये पता करना कि अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति तो यहाँ नहीं छुपा हुआ है, और जो पता चले कि बाहर से कोई संगीन अपराध वांटेड है या करके आ रखा होगा और यहाँ पे वो आश्रय किसी प्रकार से दे रखा होगा या छद्म रूप से किसी और कार्य उसके द्वारा किया जा रहा होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।